नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी, क्लास 10 की हिंदी। क्लास 10 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर, जिसका नाम है उत्साह और अट नहीं रही। यहाँ पर 2 कविताएं हैं, जिसमें हमने अपने लास्ट सेशन में जो कविता पढ़ी थी उसका नाम था उत्साह। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आपको कविता के विषय में सारी चीजें जो है क्लियर करवा दी थी, सारी चीजें कंफर्म करवा दी थी कि उत्साह जो हमारी एक कविता है ये बादलों के लिए एक आह्वान गीत है, जो लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा। तो यहाँ पे हमने निराला जी के जीवन परिचय को पढ़ा था और साथ ही निराला जी की जो रचनाएं थी वो मैंने यहाँ पर आपको बताई थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया आप क्लास 10th के बच्चे हैं और बोर्ड एग्जाम में कुछ चैप्टर्स जो है हमारे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और साथ ही आपको पाठ के साथ साथ पाठ के जो लेखक है या कवि हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपको पाठ के साथ साथ पाठ के कवि और लेखक का नाम पता होना चाहिए। तो इतना आपने आपको लिखने के लिए कहा था कि जरूरी जो बातें हैं, जैसे जन्म से लेकर मृत्यु से लेकर उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनकी भाषा शैली क्या है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को नोट डाउन करने के लिए कहा था। और साथ ही जो ये कविता का प्रतिपाद्य विषय मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि एक जो कविता है उत्साह, ये एक आवाहन गीत है, बादलों का आवाहन यहाँ पर किया जा रहा है। बादलों को बरसने के लिए कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर बादलों को रिमझिम बरसात की तरह बरसने के लिए नहीं कहा गया है, जबकि घोर एक तरह से जोर से तेजी से बरसने के लिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं बादलों को। और देखिए क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि भीषण गर्मी के बाद जब बहुत सारे एक तरह से जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बारिश की आस में होते हैं। पूरी धरती जो है तप्त होती है, पूरी धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब वर्षा के इंतजार में रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर उत्साह जो कविता है इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा, जो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने पाठ को आगे कंटिन्यू करेंगे। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा को फिर से शीतल कर दो बादल गरजो। तो बहुत ही सुंदर जो ये कविता हमने यहाँ पर पढ़ी थी, इसकी व्याख्या मैंने आप लोगों को कर दी थी और साथ ही मैंने आप लोगों से कहा था कि आप इसको घर पर एक बार पढ़ेंगे और इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे और साथ ही इसकी सप्रसंग व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जितना मैंने आपको पढ़ाया था उस हिसाब से अगर इसकी व्याख्या आप करें तो बहुत ही ज्यादा सरल है। आप केवल आपको प्रसंग में यहाँ पर लिखना है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 से ली गई है। कविता उत्साह से ली गई है, जिसके रचयिता जिसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और निराला जी यहाँ पर बादलों का आह्वान करते हुए उनको तेजी से बरसने के लिए कह रहे हैं, एक तरह से खूब गर्जना के साथ बरसने के लिए कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं वो भी मैंने यहाँ पर बताया कि किस तरह से कुछ जो बादल होते हैं वो क्या करते हैं, क्रांति लेकर आते हैं। जिस तरह से जो सुप्त बीज, आपने देखा होगा कि गर्मियों में आपको हर जगह सूखा दिखाई देगा, हर जगह आपको सूखा ही सूखा दिखाई देगा, धूल दिखाई देगी, मिट्टी दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, जैसे ही बारिश पड़ना शुरू होती है, चारों तरफ जितने भी घर के आसपास खाली जगह है, मैदान है, वहां पर आपको घास ही घास, हरियाली ही हरियाली आपको दिखाई देती है। यानी कि जमीन में पड़े हुए जो सुप्त बीज हैं वो क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं।
तो ये एक क्रांति लाने के लिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं बादलों से कि तुम एक क्रांति दूत बनकर आओ। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर सी हमने ये पहली कविता पढ़ी थी। उसके बाद मैंने शुरू की थी हमारी दूसरी कविता। तो आज हम यहाँ पर इस दूसरी कविता को पढ़ेंगे और उसके बाद पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, लास्ट सेशन में जो पढ़ा वो मैंने आपको यहाँ पर एक बार रिवाइज करवा दिया है। जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में क्लास अटेंड नहीं की होगी उन बच्चों ने भी यहाँ पर पढ़ लिया है। तो चैप्टर है अगली कविता है पाठ की अट नहीं रही, जिसको मैंने शुरू कर दिया था अपने लास्ट सेशन में, अट नहीं रही। तो अट नहीं रही कविता, अट का अर्थ मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि समाना, कहीं पर समा नहीं रही। जैसे अट नहीं रही है फागुन की आभा, तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है तन फागुन की आभा, सट नहीं रही है। तो बहुत ही सुंदर ये पंक्तियां हैं और फागुन के विषय में बताया है। तो मैंने लास्ट सेशन में भी क्लियर किया था आपको कि जो फागुन का महीना है, देखिए जब इंसान का मन प्रसन्न होता है, इंसान का जो मन खुश होता है, तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक तरह से उसके अंदर उत्सुकता होती है, उत्साह होता है और उसको बहुत ज्यादा एक तरह से हर जगह उसको क्या खुशियां ही खुशियां दिखाई देती हैं। तो जो फागुन का महीना है, क्योंकि शरद ऋतु आती है, देखिए सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु के बाद शरद ऋतु, वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु है। तो शरद ऋतु के बाद अब देखिए यहाँ तक जो अभी तक ये 3 ऋतुएं आई थी, पहले ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु। तो इसमें इंसान किसी न किसी तरह से परेशान ही रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि गर्मियों में गर्मी 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 की वजह से लोग परेशान होते हैं, बरसात में बरसात ज्यादा बारिश हो गई तो उस वजह से लोग परेशान होते हैं, कई फसलों को नुकसान हो जाता है और बहुत सारी चीजें। ठंड होती है, लोग ठंड की वजह से परेशान होते हैं। लेकिन उसके बाद का जो ये मौसम आता है, ये जो वसंत का जो मौसम आता है, उस टाइम पे होता है कि बहुत वातावरण जो है बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है, ना ही बहुत ज्यादा ठंड होती है, ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और इसी कारण जो चारों तरफ एक तरह से पेड़ पौधे भी हैं, जो ठंड की वजह से, पतझड़ की वजह से जिन पेड़ पौधों में पत्तियां गिर गई थी, उनमें भी नए पल्लव आने लगते हैं और बहुत सारे फल फूल ऐसे हैं जिनमें बोर आने लगते हैं, जिनमें एक तरह से फल लगने लगते हैं। तो चारों तरफ एक धीमी भीनी सी सुगंध भी फैली होती है साथ ही चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए होते हैं और सुंदर सा एक रंगों का त्योहार, जिसे हम होली कहते हैं, होली रंगों का त्योहार आता है। और ये क्या करता है, सभी के मन से जो एक दूसरे के लिए, देखिए जहां पर होली एक ऐसा त्योहार है, अगर कुछ लोग आपस में नाराज भी हैं, कुछ लोग अगर आपस में किसी कारणवश एक दूसरे से गुस्सा भी है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को टीका लगाकर, रंग लगाकर, एक दूसरे के मन के जो मैल होते हैं उन्हें धोकर उनमें अपने रिश्तों में जो है रंग भरते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये एक तरह से महीना होता है, फागुन का महीना। लोग खुश होते हैं, फाग गा रहे होते हैं। तो उसी सुंदर आभा का वर्णन यहाँ पर किया है कवि ने, अट नहीं रही आभा फागुन की तन सट नहीं रही। अब इतनी सारी सुंदरता का वर्णन मैंने ही आपके लिए कर दिया है, तो आप सोचिए कि जब आप इस दृश्य को देख रहे हो, जब आप इस दृश्य को अनुभव कर रहे हो, जब आप इस दृश्य को फील कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे किस तरह का परिदृश्य होगा। तो वही यहाँ पर बताया गया है, अट नहीं रही आभा फागुन की तन सट नहीं रही, कहीं सांस लेते हो, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तो देखिए कितनी सुंदर ये कविता है। क्या कहा है यहाँ पर कि कहीं सांस लेते हो, जब इतने सुंदर वातावरण में, जब इतने सुंदर माहौल में जब हम सांस लेते हैं, मैंने क्या कहा था कि चारों तरफ एक भीनी सी खुशबू,
एक सुंदर सी, एक मनमोहक सी, प्यारी सी, क्योंकि कलरफुल बहुत अलग अलग तरह के फूल खिल रहे हैं, अलग अलग तरह के जो पेड़ पौधे हैं, जैसे आम हो गया, आपका नाशपाती है, आड़ू है, और बहुत सारे जो फल हैं उन पर क्या हो रहा है, बोर आ रही है, उनमें फूल खिल रहे हैं। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यानी कि जो मैंने बताया था ना कि सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, तो जब हम सांस लेते हैं ऐसी सुंदर से वातावरण में, ऐसे सुंदर से माहौल में जब हम सांस लेते हैं, तो क्या होता है, घर घर भर देते हो। यानी कि ये जो सुगंध है, ये प्रत्येक मनुष्य के हृदय में पहुंच जाती है, ये प्रत्येक मनुष्य के घर घर ये सुगंध पहुंच जाती है। ये सुंदर सी भीनी सी सुगंध है, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। और इंसान का मन जो है वो इतना खुश होता है, इतना प्रसन्न होता है, ऐसा लगता है कि वो, देखिए यहाँ पर इंसान के केवल और केवल प्रकृति को देखकर नहीं, मन की खुशी के विषय में भी बताया है कि जब इंसान मन से खुश होता है, जब इंसान दिल से खुश होता है, तो वो क्या करता है, उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत अपने आप को हल्का फील करता है, अपने आप को लाइट फील करता है, और लगता है कि वो क्या कर रहा है, आकाश में उड़ रहा है। ठीक है, उसको ऐसा अनुभव होता है कि वो आकाश में उड़ रहा है, यानी कि हर चीज से उसका जो दिमाग होता है वो बहुत ज्यादा शांत है, मन में उसके बहुत ज्यादा शांति है, या उसको अपने आसपास का जो वातावरण है, देखिए एक होता है इंसान खुद से खुश होता है, और कई बार इंसान को उसका वातावरण भी प्रसन्न कर देता है। देखिए एक होता है वातावरण की, कई बार हम खुश होते हैं लेकिन हमारे आसपास ऐसा माहौल होता है कि हम प्रसन्न नहीं रह पाते, हम खुश नहीं रह पाते। लेकिन जब हम कई बार हमारा माहौल और हम खुद दोनों ही क्या होते हैं कि जब माहौल भी अच्छा होता है, इंसान का मन भी अच्छा होता है, तो वो बहुत ज्यादा क्या होता है, अपने आप को हल्का फील करता है। तो उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, और इस टाइम पे ऐसा लगता है कि वो आकाश में उड़ रहा है, और अपनी खुशी जो है वो संभाल नहीं पा रहा है। आगे कहते हैं, हट नहीं रही है पत्तों से लदी, आठ आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां देखिए, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि इतने सुंदर वातावरण से, इतने सुंदर माहौल से, इतने सुंदर जो प्रकृति की ये नजारा है और ये जो माहौल बना हुआ है, मैं इससे अपनी आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। यानी कि अपनी आंख को हटाने के लिए कहते हैं कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी तो कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी तो कहीं लाल, कहीं पड़ी है उनमें मंद गंध पुष्प माल। बहुत ही सुंदर पंक्तियां आप देखेंगे कि कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि पत्तों से लदी डाल, अब जो डालियां हैं वो क्या है, पत्तों से लदी हुई है, पत्तों से भरी हुई है, कहीं हरी तो कहीं लाल, क्योंकि मैंने आपको बताया पतझड़ के बाद, जब पतझड़ होता है तो सारे जो पेड़ होते हैं उनके जो पत्तियां होती हैं वो गिर जाती हैं, और जब गिर जाती हैं पत्तियां, जब नई पत्तियां आ रही होती है तो वो डायरेक्टली हरी नहीं होती है, वो पत्तियां शुरू शुरू में आपको लाल लाल दिखाई देती है। किसी भी पत्ते को आप तोड़िए, जो कच्चा पत्ता होगा, एक होता है प्रॉपर जो बड़ा पत्ता है, और एक होता है जो कच्चा पत्ता, अभी जो पत्ते निकल रहे हैं पेड़ में से, जो पत्ते अभी निकल रहे हैं, उन पत्तों को आप देखिए कि उनका रंग जो है प्रॉपर ग्रीन नहीं होता। तो कहीं कहीं पर आपने देखा होगा किसी किसी पेड़ के पौधे के पत्ते जो है लाल होते हैं, किसी के हरे होते हैं, कहीं पर पेड़ जो है फूलों से लदा हुआ होता है, कहीं पर पेड़ जो है बोर से लदा हुआ होता है। तो पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, बहुत ही सुंदर सी पंक्तियां हैं। कहीं पर पड़ी है उर्मे, कहीं पर पड़ी है उर्मे, उर अर्थात हृदय में, हृदय में मंद गंध पुष्पमाल। और क्योंकि इस टाइम पे
जो भी फूल खिलते हैं, जो भी आपके जितने भी फूल खिलते हैं, तो वो अलग ही तरह की एक भीनी सी सुंदर सी खुशबू अपनी छोड़ जाते हैं। तो ऐसे फूलों की कहीं जो है पड़ी है उर में, उर अर्थात हृदय में, मंद गंध पुष्पमाल, जो सुंदर सुगंधित पुष्पों की माला है, यानी कि कहीं पर तो पुष्पों की माला बनी पड़ी है और वो मंद गंध जो है बिखेर रही है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो बहुत ही सुंदर पंक्तियां कि इतने अलग अलग भागों की, इतनी अलग अलग हिस्सों की ये शोभा जो है, ये अलग अलग जो हिस्से हैं प्रकृति के, उनकी ये जो शोभा है ये कहीं पर पट नहीं रही है, यानी कि कहीं पर समा नहीं रही है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। और इस तरह से हमने अपना ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। और आप देख रहे हैं हमने दूसरी कविता को भी यहाँ पर पढ़ा। तो यहाँ पर हमने अपने दोनों ही कविताओं को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये दोनों कविताएं अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो एक बार यहाँ पर देख लीजिए, दो कविताएं हैं हमारी इस बुक में, जो मैंने शुरुआत में भी आपको बताई इस चैप्टर में। सबसे पहली कविता है उत्साह और दूसरी कविता है अट नहीं रही। और लास्ट सेशन में मैंने इस कविता के भावार्थ को आपको क्लियर किया था और आज हमने दूसरी कविता के भावार्थ को क्लियर किया है। और अब यहाँ पर यही आपका होमवर्क है कि आप घर पर जाकर इस पाठ की ये जो दोनों कविताएं हैं इनके भावार्थ को लिखने का प्रयास करेंगे। और आप यहाँ पर जो भी जरूरी चीजें हैं पाठ से जुड़ी हुई, यानी कि सप्रसंग व्याख्या और इसमें विशेष क्या है वो आप करेंगे। अभी हम यहाँ पर इस पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। आप चाहे तो आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले अपने इस प्रश्नोत्तर में पहले प्रश्न की, जो कि हमारे अभ्यास से जुड़ा हुआ प्रश्न है, यानी कि इसी पाठ्य पुस्तिका से लिया गया प्रश्न है, इसी चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कह रहा है। देखिए, बादल गरजो, ठीक है। कवि बादल से फुहार या रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कह रहा है। तो कवि यहाँ पर बादल से फुहार रिमझिम बरसने या गरजने के लिए नहीं, बरसने के लिए नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल, बल्कि गरजने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि गरजना क्या है, विद्रोह का प्रतीक है। गरजना क्या है, क्रांति का प्रतीक है। गरजना यानी कि कोई भी चीज, अगर आप अपनी बात को कहीं पर आपको लगता है कि कुछ गलत है और आप अपनी बात को अगर आराम से कह रहे हैं, प्यार से कह रहे हैं, समझा कर कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई आपकी बात को उतना नहीं समझेगा। लेकिन अगर आप सही है और आप वहां पर अपनी बात के लिए क्रांति करते हैं, विद्रोह करते हैं, तो वहां पर आपकी जो वॉइस होती है, आपकी जो आवाज होती है, वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो सेम चीजें यहाँ पर भी है कि जो बादल है उसको यहाँ पर रिमझिम फुहार की तरह बरसने के लिए नहीं कहा है कि तुम आराम से बिल्कुल सुंदर सी फुहार लगाओ, सुंदर सी रिमझिम करके बरसो, बल्कि यहाँ पर कहा है गरजने के लिए। तो क्योंकि गर्जना क्या है, विद्रोह का प्रतीक है। और कवि ने बादल को गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है कि जो भी चीजें समाज में हो रही है, जो भी गलत चीजें समाज में हो रही है, उनके प्रति अपना विद्रोह जाहिर करो, उनके प्रति क्रांति करो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बादलों के माध्यम से बताया गया है। तो जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि ये एक क्रांति गीत है, ये एक आह्वान गीत है, जो कि एक तरह से बादलों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। जिस तरह से जो अभी धरा जो है तप्त है, तो उसके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि तेजी से बादल बरसे, गरजे और इस धरा की जो प्यास है उसको बुझाएं। अगला है
कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? अब देखिए ये तो बहुत ही सरल है और लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षाओं की दृष्टि से कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। देखिए कविता एक आवाहन गीत है, जो ये कविता है ये एक आवाहन गीत है और कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहता है, यानी कि लोगों को नई क्रांति विद्रोह के लिए प्रेरित कर रहा है, क्रांति लाने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो उत्साह की जरूरत है। इंसान के अंदर उस चीज के लिए एक एक उत्साह कि मुझे इस काम को करना है, ठीक है, तो वो प्रेरणा लोगों के लिए जरूरी है। बादल का गरजना लोगों के मन में उत्साह भरता है, क्योंकि काफी टाइम से गर्मी है, काफी चीजें जो हैं वो गलत हो रही हैं, काफी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी और उनके प्रति उनके विपरीत ये विद्रोह की भावना है। इसीलिए लोगों के मन में जैसे ही बादल गरज रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक नया उत्साह कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसका एक उत्साह लोगों के मन में भर रहा है। इसीलिए कविता का शीर्षक जो है उत्साह रखा गया है कि बादलों के गरजने से लोगों के मन में क्या हो रहा है, उत्साह उत्पन्न हो रहा है। अगला प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कविता में जो बादल है सबसे पहले वो तो जल बरसाने वाली एक शक्ति के रूप में है, ठीक है, जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में। दूसरा है जो पीड़ित और प्यासे जन है, जो पीड़ित और प्यासे जन है। पीड़ित, अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि विद्रोह किसके खिलाफ करना है, क्रांति किसके खिलाफ करनी है, कि जो गलत हो रहा है, ठीक है, तो वही जो पीड़ित लोग हैं, जो प्यासे जन हैं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला ये है। और कवि बादल में उत्साह और संघर्ष भर के कविता को में नया जीवन लाने के लिए उसको सक्रिय कर रहा है। शब्दों का ऐसा प्रयोग किया है जिससे कविता किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक भाव पैदा कर रही है, यानी कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है जिससे कविता में कोई खास भाव आ रहा है और दृश्य में ध्वन्यात्मकता आ रही है। नाद सौंदर्य ये है, इसको क्या कहते हैं, नाद सौंदर्य। घेर घेर घोर धराधर ओ, ठीक है, तो ये नाद सौंदर्य है। और उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, वो आप छांट कर लिखें, ठीक है। ये आपका चौथा प्रश्न है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता खास सौंदर्य या ध्वन्यात्मक भाव पैदा हो रहा है, वो आपने देखने हैं। और ये जो है ये नाद सौंदर्य कहलाता है। तो वो पंक्तियां आपने छांटनी है जिनमें आपको नाद सौंदर्य जो है प्रतीत हो रहा है। तो देखिए पहला, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, पता चल रहा है ना, नाद सौंदर्य, यानी ऐसा लग रहा है कि कोई म्यूजिक ध्वन्यात्मक एक तरह से प्रभाव इसमें आ रहा है। घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ठीक है। उसके बाद ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। उसके बाद तीसरी लाइन जो है वो है विद्युत छवि उर में। अब देखिए विद्युत छवि का नाम लेते ही हमें पता चल जा रहा है कि ये जो है, जो आकाश से जब बिजली कड़कती है उस समय की बात की जा रही है कि विद्युत छवि उर में, यानी कि बादलों के हृदय में क्या है, विद्युत की छवि है, विद्युत छवि उर में। तो ये पंक्तियां भी यहाँ पर नाद सौंदर्य को बताती हैं। उसके बाद अगला जो ये हमारी कविता है अट नहीं रही, उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं कि छायावाद एक खास विशेषता है, अंतर मन के भावों की बाहर की दुनिया के साथ सामंजस्य बिठाना, कविता किन किन पंक्तियों को पढ़कर ये धारणा पुष्ट होती है। अब देखिए जो छायावाद है उसकी एक विशेषता होती है कि अंतर मन के भावों की का बाहर की दुनिया के साथ तालमेल बिठाना, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारी ऐसी पंक्तियां हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं। जैसे आप देख सकते हैं
कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। यानी कि जब हम श्वास लेते हैं ऐसी सुंदर से वातावरण में, तो ऐसा लगता है कि इसकी जो खुशबू है, इसका जो आनंद है, वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर चला गया है और प्रत्येक व्यक्ति उसको क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। ने क्या बताया कि जब अंतर मन से इंसान प्रसन्न होता है, खुश होता है, तो क्या होता है, उसको बहुत ही हल्का वो अपने आप को फील करता है और उसका मन जो है ऐसा चंचल, ऐसा चलायमान हो जाता है, उसको लगता है जैसे वो उड़ रहा है। ठीक है, अगला है प्रश्न, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट क्यों नहीं रही? तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो फागुन का जो मौसम है, फागुन का जो दृश्य है, वो अत्यंत ही मनमोहक है। चारों तरफ का दृश्य अत्यंत स्वच्छ है, हरा भरा है, पेड़ों पर कहीं हरी पत्तियां तो कहीं लाल पत्तियां हैं, फूलों की और कलियों की और बौरों की जो सुंदर सी मंद मनमोहक खुशबू है, वो हृदय को मुग्ध करती है। इसीलिए कवि की जो आंख है वो फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर से प्रश्न है इस कविता के, क्योंकि अगर भावार्थ को अच्छे से समझ लिया है तो प्रश्नों के उत्तर लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग से प्रश्न है और सरल भी है, क्योंकि भावार्थ को अगर समझ लिया है तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन वर्णों में किया है? आप देखिए यहाँ पर प्रकृति की व्यापकता, तो प्रकृति की व्यापकता जो है वो वसंत ऋतु में ही बहुत ज्यादा सुंदर तरीके से देखने को मिलती है। तो कविता अट नहीं रही में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन की सर्वव्यापक सौंदर्य और मादक रूप को प्रस्तुत किया है। पेड़ पौधे नए नए पत्ते फलों फूलों से अटे पड़े हैं, हवा सुगंधित हो चुकी है, प्रकृति के कण कण में सौंदर्य भरा हुआ है, खेत खलिहान बाग बगीचे जीव जंतुओं पशु पक्षियों चौक चौबारों में फागुन का उल्लास चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। और इस तरह से अब देखिए यहाँ पर हमने लगभग दोनों ही कविताओं से जुड़े हुए जो प्रश्न है वो डिस्कस कर लिए हैं। जो भी प्रश्न शेष है उन्हें आप अपने घर पर जाकर लिखने का प्रयास करें। इस चैप्टर में इन दोनों कविताओं में कोई भी डाउट होता है, जब मैंने आप लोगों को कहा कि इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है, वहां पर अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।